तो कैसे हो मेरे प्यारे फैमिली मेंबर्स। मैं मिस्टर एक्स आज आपके लिए वह स्टोरी लेकर के आ चुका हूं जिसका आपको काफी समय से इंतजार था। जी हां, आप कुमुदिनी डायन वाली स्टोरी तो सुन ही रहे होंगे। अब तक उसके 2 पार्ट आप सुन चुके हैं और आज मैं इसका तीसरा पार्ट लेकर के आया हूं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस स्टोरी के पहले के भाग नहीं सुने हैं तो जरूर सुने, वरना ये स्टोरी पूरी तरह से आपको समझ नहीं आएगी। हालांकि जो नए साथी पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं वह बिल्कुल भी न घबराए और इस स्टोरी को भी पूरी सुने। और जब आपको इस स्टोरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आए तब आप इसके बाकी के पार्ट भी सुन सकते हैं। तो आज की स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको इस स्टोरी के पिछले पार्ट के बारे में थोड़ा बहुत याद दिला देता हूं। तो अब तक आपने सुना कि कैसे कुमुदिनी अपने बच्चे को बचाने के लिए डायन बनी। इससे उसकी चाची, जो कि उसे और उसके बच्चे को मारने की कोशिश कर रही थी, वो तो शांत हो गई, लेकिन वह माया के जाल में फंस चुकी थी। माया समूह में लोगों को डाल रही थी ताकि समय आने पर वह उन सब की शक्तियां लेकर डायनों की गुरु बन जाए। वह इसमें कामयाब हो भी जाती, लेकिन कुमुदिनी के पति की पहली पत्नी किरण ने उसे रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से माया ने उसे न सिर्फ शारीरिक यातनाएं दी बल्कि मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया। ये सब देखकर कुमुदिनी ने उससे भिड़ने का फैसला किया और आखिरकार वो उसे हराने में कामयाब हो ही गई। इन सब से माया खत्म तो हो गई, लेकिन उसकी सारी शक्तियां कुमुदिनी संभाल नहीं सकती थी। इसलिए उसने गुरु वेदांत से कहकर वे शक्तियां कहीं रखवा दी। लेकिन अब दोबारा से डायनों के मुखिया का चयन होना था और सब चाहते थे कि कुमुदिनी ही डायनों की मुखिया बने। लेकिन कुमुदिनी क्या चाहती है ये हम जानेंगे आज की स्टोरी में। कुमुदिनी अपनी दुनिया में काफी खुश थी। हालांकि उसकी चाची को उससे अब भी चिढ़ होती है, लेकिन वो बस मन ही मन कुढ़ती रहती है। वो ऐसे ही अपनी जिंदगी जी रही थी कि एक रोज डायनों के पहले के गुरु वेदांत उसके घर आए। इस दौरान वे एक बूढ़े बाबा का भेष लेकर आए थे ताकि किसी को उस पर शक ना हो। वहां आकर सबने उनका काफी आदर सत्कार किया और फिर सारे अपने अपने कामों में लग गए। तब जब उस कमरे में कुमुदिनी, किरण और उसका बेटा ही रह गए थे, तब कुमुदिनी बोली, बताइए गुरुजी, यहाँ आने की कोई खास वजह? तब वे बोले, हाँ कुमुदिनी, वजह तो है। मैं मानता हूं कि माया ने ये सब जो किया वो मेरी गलती थी। मुझे ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि समूह के मुखिया होने के नाते ये मेरा कर्तव्य था। लेकिन मैं फिर भी दोबारा से मुखिया बनना चाहता हूं और इस बार कोशिश करूंगा कि मुझसे ये गलती दोबारा ना हो। तब कुमुदिनी बोली, हाँ, अब कोई भी गलती हमारे समूह को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। लेकिन इन सब की वजह से समूह के लोग काफी गुस्से में हैं, इसलिए लगता नहीं कि आपको वो इस बार जितवाएंगे। और वैसे भी समूह के लोगों की राय इतनी मायने नहीं रखती जितनी कि शक्ति स्पर्धा मायने रखती है। तब वे बोले, हाँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मुझे अपनी शक्तियों को आजमाने के लिए एक साथी चाहिए और मुझे लगता है कि इसमें तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि जब हम सब लगभग हार चुके थे तब तुमने हमें बचा लिया था। इस पर कुमुदिनी बोली, मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं आ सकती। आपको तो पता ही है कि ये अभी काफी छोटा है। तब किरण बोली, तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए कुमुदिनी। एक काम करना, तुम रात के समय चली जाना, बच्चे का ख्याल मैं रख लूंगी। इस पर कुमुदिनी मान गई और अब देर रात सबके सोने के बाद कुमुदिनी जाने लगी। सब ऐसे ही चल रहा था कि इसके कुछ दिन बाद कुमुदिनी जब जा रही थी तब उसके चाचा की लड़की पूनम ने उसे देख लिया। पूनम उस समय सबसे छिपकर किसी लड़के से मिलने आई थी। हल्की झाड़ियों के पास पूनम उस लड़के के साथ थी कि तभी सामने से किसी को आता देखकर वह थोड़ा घबरा गई। उसे लगा कि उसकी ये चोरी न पकड़ी जाए, इसलिए वे दोनों बिल्कुल शांति से वहां बैठे रहे। कुमुदिनी वहां आई और उनके पास से निकल गई। उसे पास से देखकर पूनम हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुमुदिनी देर रात आखिर वहां क्या कर रही है। उसने सोचा था कि कुमुदिनी के पीछे जाकर वो पता करे, लेकिन फिर अगले ही पल उसे याद आया कि वह अगर पकड़ी गई तो कुमुदिनी का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उसकी शामत आ जाएगी। इसलिए वह चुप ही रही और घर आ गई। पूनम अब कुछ भी करके कुमुदिनी का भांडा फोड़ना चाहती थी,
लेकिन अपने आप को बचाकर, और इसलिए वह कुछ सोचने लगी। पूनम आजकल खोई खोई रहती थी। इसकी वजह से उसकी माँ विमला को उस पर थोड़ा शक हो रहा था, इसलिए उसने उससे इस बारे में पूछा। पूनम को पता था कि विमला उसकी हर बात में उसका साथ देती है, फिर चाहे वह सही हो या गलत, इसलिए उसने विमला को ये सब बता दिया। ये सब सुनकर विमला ने उससे पूछा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन वो उस समय जंगल में क्या कर रही थी। तब पूनम ने उसे सब बता दिया। ये सुनकर विमला बोली, चल जो भी है ये सब छोड़, लेकिन इस बारे में किसी को बताना मत, वरना हमारी बदनामी होगी। हम तेरी शादी बड़े घर में करवाना चाहते हैं, और उसका बाप तो गरीब किसान है, क्या खाक सुख मिलेगा तुझे वहां। इस पर पूनम बोली, वो तो हमको पता है अम्मा, तभी तो हम उससे छिप छिप कर मिल रहे थे। लेकिन वो सब छोड़ो, इसका भांडा कैसे भी करके फोड़ने में मेरी मदद करो, हम इसे खुश नहीं देखना चाहते। ये सुनकर विमला ने उससे कहा, आज रात को ही हम लोग कुमुदिनी के पीछे पीछे जाएंगे और जाकर देखेंगे कि ये कहां मुंह काला करती है। इस पर पूनम मान गई और अब वो लोग रात होने का इंतजार करने लगे। इसी दौरान दोपहर को वही लड़का आशीष पूनम से मिलने उसके घर आया और फिर मौका पाकर पूनम से धीरे से बोला, बहुत समय हो गया है हमें साथ में, अब हमें अपने अपने घर पर ब्याह की बात कर लेनी चाहिए। पूनम उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये बात उसके मुंह पर बोल भी नहीं सकती थी, इसलिए वह बोली, देखो आशीष, अभी हमारी उम्र ही क्या है और अभी से शादी क्या ही करना। तब आशीष बोला, अरे ये क्या बोल रही हो, पता है ना कि हम 25 के होने को आए हैं और तुम भी तो 20-22 से ऊपर हो चुकी हो। हमारे जितने उम्र की लोगों की गांव में अब तक शादी हो चुकी होती है, और तुम ये बोल रही हो हमारे घर वाले हमारे ऊपर शादी का दबाव बना रहे हैं, इसलिए अब हमें बात करनी ही पड़ेगी। ये सुनकर पूनम झल्लाते हुए बोली, ओफो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या हम तुमसे शादी नहीं करना चाहते। ये सुनकर आशीष को काफी ज्यादा हैरानी हुई और वह बोला, पिछले 4 साल से हम साथ में हैं और तुमने तो कहा था कि हम बाद में शादी कर लेंगे, तो फिर अब तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। ये सुनकर पूनम बोली, देखो आशीष, तुम्हारे घर वालों के पास ज्यादा जमीन जायदाद कहाँ है जो हम तुमसे शादी करेंगे, और शादी से पहले ऐसे तो हर कोई करता ही है, कोई दूध का धुला थोड़ी होता है। एक काम करो, तुम अपने घर वालों की पसंद की लड़की से शादी कर लो, हम तो किसी अमीर घराने में ही ब्याह करेंगे। ये सुनकर आशीष को काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन इस समय कुमुदिनी वहां आ गई। उसे देखते ही पूनम उससे बोली, क्या बात है कुमुदिनी, आजकल तो तुम रात में काफी बाहर घूमती हो। यह सुनकर कुमुदिनी ने उसे घूरा और फिर बोली, मैं कहां बाहर घूमती हूं, मैं तो अपने घर पर ही रहती हूं। यह सुनकर पूनम बोली, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा है। यह सुनकर कुमुदिनी मुस्कुराई और बोली, तुम इतनी रात में बाहर क्या करने गई थी। यह सुनकर पूनम से कुछ बोलते नहीं बना। वही आशीष जो अभी भी वहीं खड़ा था, उसे देखकर कुमुदिनी बोली, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो। अच्छा, अब समझ में आया, तभी पूनम शादी नहीं करना चाहती। पूनम, अगर तुम इसे पसंद करती हो तो तुम्हारे घर वालों से मैं बात करती हूं, वैसे भी तुम्हारी शादी की उम्र निकली जा रही है। यह सुनकर पूनम गुस्से में बोली, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये बस यहां पर किसी काम से आया था और इसी ने मुझे बताया था कि तुम रात में जंगल के पास घूम रही थी। यह सुनकर आशीष बोला, क्या बात कर रही हो तुम, मैंने ऐसा कब बोला, बल्कि तुम ही मुझे बता रही थी। यह सुनकर पूनम उसे गुस्से में घूरने लगी, लेकिन आशीष बिना उसे कुछ कहे वहां से चला गया। यह देखकर कुमुदिनी बोली, चलो ये बात तो पता चल गई कि तुम ही रात में इधर उधर घूमती हो, लेकिन अब तुम ऐसे क्यों घूमती हो उसका पता भी मैं जल्दी कर लूंगी। बोलकर कुमुदिनी अपनी मां से मिलने चली गई। कुछ देर वहां पर रुककर कुमुदिनी वापस आ गई और वापस आकर उसने यह बात किरण को बताई। तब किरण बोली, अच्छा है तुम्हें समय रहते इसका पता चल गया, अब तुम एक काम करना, कुछ दिन तक वहां मत जाना। यह सुनकर कुमुदिनी मान गई और उसने गुरुजी को यह बात बताई। उनके लिए अभी यह प्रैक्टिस काफी ज्यादा मायने रखती थी और पूनम उनके काम में टांग अड़ा रही थी, इसलिए अब उन्हें पूनम पर काफी गुस्सा आ रहा था।
उसी दिन शाम को जब पूनम घर पर खाना खा रही थी तो अचानक से उसे खांसी होने लगी। उसने पानी पीकर अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी खांसी नहीं रुकी। इन सब से विमला काफी घबरा गई और उन्होंने पूनम के पीठ पर हल्के हल्के से मारा, ताकि अगर उसके गले में कुछ अटकने की वजह से उसे खांसी हो रही है तो वह निकल जाए। कुछ ही देर में पूनम को उल्टी हो गई और इसके बाद वह बिल्कुल निढाल होकर गिर पड़ी। यह देखकर उसके घर वाले काफी ज्यादा घबरा गए और उसे कमरे में लिटाया और किसी जानकार इंसान को लेकर आए। जब पूनम का चेकअप हो रहा था तब आस पड़ोस के लोग बातें बना रहे थे, जो कि नेत्रपाल के कान में भी पड़ रही थी। इसका तो रोज का है, हर बार ये माँ बेटी काम से बचने के लिए बीमारी का नाटक करती हैं और आज भी वही कर रही हैं। बेकार में ही इतना आसमान सर पर उठा रखा इन्होंने। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इस लड़की की शादी नहीं हो रही। छोटी बेटी भी ब्याह लायक हो गई है और बड़ी को अब भी घर पर बिठा रखा है। अरे अब थोड़ी जमींदार पूनमिया से ब्याह कर लेगा। उसे बच्चा चाहिए था सो मिल तो गया, लेकिन इन लोगों की अक्ल पर तो पत्थर पड़े हैं। यह सब सुनकर नेत्रपाल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज अपनी पत्नी और बेटी की वजह से उसे इतना कुछ सुनना पड़ रहा था। उसने सोच लिया था कि वह पूनम की वजह से छोटी वाली की जिंदगी खराब नहीं होने देगा, इसलिए उसने अनीता की शादी करने की सोची। लेकिन यह बात वो इन माँ बेटी से कैसे बोले। वही जब गांव की अनुभवी औरत पूनम की जांच करके बाहर आई तो बोली, इसके शरीर में कोई बीमारी के लक्षण दिखाई तो नहीं दे रहे, ये बिल्कुल ठीक है। शायद ये जानबूझकर ऐसे कर रही है। यह सुनकर पास पड़ोस के लोग अपने अपने कामों में लग गए और जाते जाते बोलने लगे, भैया हमें तो पहले ही पता था कि फिर से नाटक ही होगा। इन सब से नेत्रपाल को काफी गुस्सा आया और वह कमरे में गया जहां पर अब पूनम बिल्कुल ठीक लग रही थी। उसके पास कुसुम भी बैठी हुई थी। वो उनके पास आया और बोला, पिछला हफ्ता मैंने तुम्हें कहा था कि पूनम को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तुम्हें वह रिश्ता पसंद नहीं आया और तुमने यही बात अपनी बेटी के दिमाग में डाल दी। यह सुनकर कुसुम गुस्से में बोली, उनके पास सिर्फ 30 बीघा जमीन है, ऊपर से उसके अलावा 2 भाई और हैं। इससे तो मेरी पूनम के हिस्से में 10 बीघा जमीन ही आएगी। देखो, मैं किसी भी हालत में अपनी जेठानी से पीछे नहीं रहने वाली। तुम किसी 200 बीघा जमीन वाले को ढूंढो। ये सुनकर नेत्रपाल चिल्लाया, तुम समझती क्यों नहीं कि मैं गरीब आदमी हूं और मैं इतने ऊंचे घर में हमारी लड़की को नहीं ब्याह सकता। कुमुदिनी की किस्मत अच्छी थी, तभी उसे ऐसा घर मिल गया, लेकिन पूनम के लिए तो हमें अपने हिसाब से अब कुछ करना ही पड़ेगा ना। उसकी उम्र निकली जा रही है और कुछ सालों बाद यह जो रिश्ते आ रहे हैं ना, यह भी नहीं मिलेंगे। पर इसकी वजह से अब अनीता की शादी की भी उम्र हो चुकी है। पहले इसकी होगी तभी तो उसकी करेंगे ना। कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में वह भी यही रह जाए। अनीता ने यह सारी बातें सुन ली थी और वह अपने पिता की सारी बात समझ भी रही थी, लेकिन पूनम समझना नहीं चाहती थी। उसके मन में एक होड़ लगी हुई थी कि वह कैसे भी करके कुमुदिनी से पीछे नहीं रहना चाहती। इसलिए वह बोली, हम कुमुदिनी से ज्यादा अच्छे दिखते हैं तो हमें भी कोई अच्छा लड़का जरूर मिलेगा। आप हमें हमारे ऊपर छोड़ दो। ये सुनकर कुसुम बोली, अब तो लड़की ने भी मना कर दिया तो आप इसकी जबरन शादी नहीं कर सकते। आप लड़के वालों को मना कर दीजिए, वैसे भी उनके पास है ही क्या। यह सुनकर अनीता बोली, पिताजी मैं समझ रही हूं कि आपको हमारी शादी की चिंता कितनी हो रही है। आप हमारी शादी देखना चाहते हैं, लेकिन जिज्जी और अम्मा की जिद के आगे कुछ नहीं कर पा रहे। एक काम करिए, जो लड़के वाले आ रहे हैं आप उनसे जिज्जी की जगह हमारे ब्याह की बात कर लीजिए। कम से कम आपकी एक परेशानी तो दूर होगी। नेत्रपाल को भी यह बात सही लगी, लेकिन तभी कुसुम बोली, तुम उससे शादी मत कर बेटा, मैं तेरी शादी किसी ऊंचे घर में कराऊंगी। तब अनीता बोली, आप जिज्जी का ब्याह अपने मन मुताबिक करवाओ, हम पिताजी के मन मुताबिक करेंगे। इसके आगे कुसुम कुछ ना कह सकी। आज सब लोगों को लग रहा था कि पूनम नाटक कर रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। अगले दिन जब लड़के वाले आए तो नेत्रपाल ने उन्हें अनीता को दिखाया। उन लोगों से पूनम की बात हुई थी,
इसलिए उन लोगों ने पूनम के बारे में पूछा, लेकिन नेत्रपाल ने कोई बहाना बना दिया। अनीता रंग रूप में भले ही पूनम जितनी नहीं थी, लेकिन वह भी काफी सुंदर थी और बातचीत में भी ठीक थी, इसलिए वह लोग मान गए। उस रात को जब सारे लोग सो गए, तब कुसुम बिस्तर पर से उठी और पूनम के पास आई और उससे बोली, चल मेरे साथ और मुझे दिखा वह जगह जहां पर वह कुमुदिनी जा रही थी। इसके लिए पूनम मान गई और कुसुम और पूनम उसी रात घर से निकलकर जंगल की ओर बढ़ गए। उस समय सारी जगह पर काफी ज्यादा अंधेरा था और कुसुम ने अपने साथ एक टॉर्च ले रखी थी। कुछ आगे चलकर एक झाड़ी के पास आकर पूनम बोली, यहां इस जगह वो आई थी। यह सुनकर कुसुम आगे आई और उन झाड़ियां की तरफ देखने लगी। वहां पर सिवाय झाड़ियों के कुछ और नजर नहीं आ रहा था। यह सुनकर कुसुम बोली, वह इन झाड़ियां के पास क्या करने आई होगी? यहां पर तो कुछ भी नहीं है। तब पूनम बोली, इस झाड़ी में कुछ है, आप आगे जाकर देखो, मैंने उस दिन देखा था, वह यहां पर कुछ कर रही थी। यह सुनकर कुसुम आगे आई और उन झाड़ियां में झांकने लगी। ठीक इसी दौरान पूनम ने पीछे से उन्हें उन झाड़ियों में धक्का दे दिया। कुसुम को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी सगी बेटी उन्हें ऐसे झाड़ियों में धक्का दे देगी, और वह कोई आम झाड़ियां नहीं बल्कि कांटेदार झाड़ियां थीं। उन कांटेदार झाड़ियां में गिरने के कारण कुसुम को काफी ज्यादा चोटें आई थी। उन कांटों ने कुसुम को बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया था। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और साथ ही अपनी बेटी पर काफी गुस्सा भी आ रहा था। वह गुस्से में बोली, तू पागल तो नहीं हो गई? तूने मुझे यहां क्यों गिराया? अब निकाल मुझे यहां से। बोलकर कुसुम वापस ऊपर आने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी पूनम ने एक लाठी से उनके ऊपर वार किया और वह दोबारा से उन झाड़ियां में जा गिरी। कुसुम जब भी अब ऊपर आने की कोशिश करती, पूनम उन्हें वापस झाड़ियां में गिरा देती। यह देखकर अब कुसुम को समझ आ चुका था कि उसे मदद के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा, इसलिए वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। ये देखकर पूनम वहां से भाग गई। बाहर की तरफ ही कुछ घर भी मौजूद थे और रात के अंधेरे में कुसुम की आवाजें बुरी तरह से गूंज रही थी, जो कि उन लोगों ने सुन ली थी, और वह लोग फौरन अपने घर से निकले और वहां पहुंचे। तब तक पूनम वहां से भाग चुकी थी और अब वहां पर झाड़ियां में सिर्फ कुसुम ही थी। उन लोगों ने फौरन उसे बाहर निकाला और उसे उसके घर पहुंचाया। जब कुसुम ऐसी हालत में घर वापस आई, तब नेत्रपाल को समझ नहीं आया कि आखिर कुसुम इतनी रात में गांव के बाहर क्या कर रही थी। उसने कुसुम से पूछा भी, लेकिन उसने सबके सामने कुछ न कहा। तब नेत्रपाल ने सबको घर से जाने के लिए कहा। उनके जाने के बाद उन्होंने कुसुम से इस बारे में पूछा। तब कुसुम ने सोचा कि अगर उसने पूनम की बात उसे बता दी तो कहीं वो आशीष से ही उसकी शादी ना करवा दे, और यही सोचकर वह बोली, वो हम अपनी पूनम की शादी किसी बड़े घर में करवाना चाहते हैं। इसके लिए एक पंडित ने एक टोटका बताया था, वही करने गए थे और गलती से झाड़ियों में गिर गए। ये सुनकर उसकी जेठानी ने उसे समझाया कि जिसके भाग्य में जो लिखा होगा उसे उतना ही मिलेगा, इसलिए वो इन सब में अपना समय और पैसा खराब ना करे। लेकिन कुसुम ने किसी की आज तक नहीं सुनी थी, तो अब क्या सुनती। नेत्रपाल ने भी कुसुम को समझाया, लेकिन कुसुम ने बात खत्म करने के लिए हाँ कर दी। इसके बाद उन सब ने कुसुम की मरहम पट्टी की और सोने चले गए। कुसुम ये बात भूली नहीं थी कि कैसे पूनम ने उसके साथ यह सब किया था। उसने मौका देखकर पूनम से इस बारे में बात की और कहा, तू मुझे झूठ बोलकर वहां ले गई थी ना, लेकिन तूने ऐसा क्यों किया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। यह सुनकर पूनम बोली, आज कुमुदिनी की जगह हम होते अगर तुम बेवकूफ़ी ना करती। तुम हमेशा सबके सामने मुझे बीमार बीमार बोलती रही ताकि मुझे काम ना करना पड़े। देखा, आज उसी की वजह से मेरी किस्मत में लिखा कुमुदिनी को मिल गया, और अब तुमसे मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं देखा जा रहा। मेरे साथ की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है, बस मैं ही रह गई हूं, और अब तो अनीता की भी शादी होने वाली है, लेकिन तुम हो कि मेरी शादी होने ही नहीं दे रही। यह सुनकर कुसुम को काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि उसकी बेटी उससे नफरत करने लगी थी। इसलिए अब उसने कुमुदिनी के ससुराल वालों से इसके लिए मदद लेने का सोचा।
उसने सोचा कि वह कुमुदिनी के ससुराल वालों से पूनम के लिए कहीं अच्छे घर में रिश्ते की बात करेगी। यहाँ पर यह सब समस्या चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ डायनों के उस समूह में शक्ति स्पर्धा शुरू हो चुकी थी। वेदांत ने काफी कोशिश की जीतने की, लेकिन मोग के आगे जीत ना पाया और आखिरकार अब डायनों के समूह का अगला मुखिया मोग बना। कुमुदिनी को इससे भी कोई खास समस्या नहीं थी, लेकिन उसकी समस्या अब शुरू होने वाली थी। अभी पिछले कुछ समय पहले जो उनके समूह में हुआ था, उसकी वजह से मोग ने कुछ नए नियम बनाए। इसके हिसाब से कुमुदिनी को काफी समस्या होने वाली थी। इस समूह की शक्तियां काफी ज्यादा कम हो चुकी थी, तो इसके लिए जरूरी था कि वह सारे लोग मिलकर साधना करें। और इसलिए समूह के गुरु मोग ने यह ऐलान किया कि अब से हर हफ्ते में 2 बार 24 घंटे तक साधना की जाएगी, जिसमें समूह के हर सदस्य को आना ही पड़ेगा। ये सुनकर कुमुदिनी थोड़ी परेशान हो गई और उसने मोग से कहा, माफ करना गुरुजी, लेकिन मैं इसमें नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा है और अगर मैं उसे और अपने परिवार को छोड़कर इस तरह से आई तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा। ये सुनकर मोग को काफी गुस्सा आया और वह बोला, तुम्हारी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन समूह के लिए तुम्हारे जो कर्तव्य हैं वह तुम्हें करने ही पड़ेंगे। अगर हम लोग तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षा दे रहे हैं तो बदले में तुम्हें भी समूह को सुरक्षित रखने के लिए अपना योगदान देना ही पड़ेगा। और अगर तुम यह नहीं कर सकती तो फिर तुम हम में से एक बनी ही क्यों थी? तुम्हें पता होना चाहिए था कि समूह में जुड़ने के बाद तुम्हें सिर्फ सुरक्षा ही नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ के जितने भी काम है वह भी तुम्हें करने पड़ेंगे। यह सुनकर वेदांत बोला, लेकिन अगर वह बार बार ऐसे ही आएगी तो फिर सबको उसके ऊपर शक हो जाएगा, फिर हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। एक अकेले उसके न आने की वजह से हमारी क्रिया रुकने नहीं वाली, इसलिए उसे थोड़ी छूट दे दो। यह सुनकर मोग बोला, यह मत भूलना कि आज यहां तक बात सिर्फ तुम्हारी वजह से आई है। अगर तुमने भी मेरी ही तरह सख्ती दिखाई होती तो फिर आज हमारे समूह का इस तरह से नुकसान नहीं होता। हम सभी का इस तरह से इस समूह से जुड़ने का अपना अपना स्वार्थ था, लेकिन जब यह समूह ही नहीं रहेगा तो फिर हमारे अपने स्वार्थ कैसे पूरे होंगे? इसलिए अपने समूह को बड़ा बनाने के लिए, विशाल बनाने के लिए हमें यह करना ही होगा। और अगर मैंने आज कुमुदिनी को थोड़ी छूट दे दी तो फिर कल को बाकी लोग भी तो यही बोलेंगे। नियम सबके लिए एक ही रहेगा। अब कुमुदिनी, या तो तुम सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से हमारे समूह में जुड़ जाओ या फिर समय निकालो। कुमुदिनी अपने परिवार के लिए ही तो यह सब कर रही थी, तो वह अपने परिवार को कैसे छोड़ सकती थी? इसलिए उसने फैसला किया कि वह समय निकाल लेगी और उसने वापस आकर यह बात किरण को बताई। अब अगर किरण और कुमुदिनी अकेले रह रहे होते तब तो उन्हें कोई खास परेशानी नहीं होती, लेकिन यह लोग पूरे परिवार के साथ रह रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें इस तरह की परेशानी हो रही थी। किरण ने तब ये उपाय निकाला कि कुमुदिनी हफ्ते में 2 दिन अपने घर जाने का बोलकर वहीं पर चली जाएगी, लेकिन उसका बच्चा किरण के पास ही रहेगा। इससे दुर्गेश और फूलमती जी को कोई आपत्ति नहीं थी और अब कुमुदिनी यही करती। और इसी तरह से कुछ दिन निकल गए। कुमुदिनी और किरण यह बात सबसे छुपाए इसी तरह से रह रहे थे कि एक दिन जब कुमुदिनी मायके जाने का बोलकर निकली थी, तब शाम के समय कुसुम और नेत्रपाल वहां आए। उस समय तक दुर्गेश भी घर आ चुका था और वो उनके साथ बैठकर बातें करने लगा। बातों ही बातों में कुसुम ने दुर्गेश से पूनम के लिए कोई अच्छा लड़का देखने को कहा। दुर्गेश ने भी ठीक है बोल दिया और फिर उसके बाद नेत्रपाल ने बताया कि अनीता की शादी होने वाली है, इसलिए वो लोग जरूर आएं। फिर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद नेत्रपाल बोले, बहुत देर हो गई हमें बातें करते हुए, लेकिन अभी तक कुमुदिनी यहाँ नहीं आई। क्या हुआ, उसकी तबीयत सही नहीं है क्या? यह सुनकर दुर्गेश को काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि कुमुदिनी तो सुबह ही घर से निकल चुकी थी और अब यह लोग ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन अब इससे पहले कि दुर्गेश इस बारे में कुछ बोलता, कुसुम बोली, कुमुदिनी तो शायद अब हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तभी हम इतनी देर से यहाँ पर हैं, लेकिन वह नहीं आई।
इस पर अब कोई कुछ कहता किरण बोली, कुमुदिनी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए वह नहीं आई। आप लोग आराम कीजिए, मैं उसके ठीक होने के बाद उसे कल आपके घर भेज दूंगी। इस पर कोई कुछ ना बोला, लेकिन दुर्गेश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किरण झूठ क्यों बोल रही है। थोड़ी देर बाद जब वह दोनों चले गए, तब दुर्गेश ने उससे इस बारे में पूछा। तब किरण बोली, कुमुदिनी यहां से निकली थी, लेकिन उनके घर नहीं पहुंची है। तो हो सकता है कि वह कहीं रुक गई हो, या फिर हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में हो। हम अगर इन्हें इस बारे में बताएंगे तो यह भी बेमतलब में परेशान होंगे, इसलिए हमें पहले कुमुदिनी को ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद इनको बताएं तो अच्छा रहेगा। वैसे भी अगर उसे कुछ हुआ था, इन लोगों का शक मेरे ऊपर ही जाएगा, क्योंकि मैं तो सौतन हूं ना। यह सुनकर दुर्गेश बोला, ठीक है, एक काम करते हैं, मैं अपने लट्ठितों को बोलकर कुमुदिनी को ढूंढने के लिए कहता हूं। तुम चिंता मत करना, मैं उसे ढूंढ लूंगा। और याद रखो, तुम उसकी सौतन सिर्फ कहने के लिए हो, वरना तो उसकी जितनी चिंता तुम्हें है उतनी उसके सगे घर वालों को भी नहीं होगी। यह सुनकर किरण कुछ ना बोली, बस मुस्कुरा दी। वहीं दुर्गेश ने अपने लट्ठितों को बोलकर गुपचुप तरीके से कुमुदिनी को ढूंढने के लिए कहा। उसके लट्ठित गांव में गए और कुमुदिनी को ढूंढने लगे, लेकिन गांव में किसी ने भी कुमुदिनी को उस दिन वहां नहीं देखा, जिससे वो लोग अब थोड़े परेशान हो गए और उन्होंने दुर्गेश को सारी बात बताई। वहीं दूसरी तरफ किरण बार बार तुम कुमुदिनी से मन ही मन बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से किरण को कोई जवाब नहीं आ रहा था। आता भी कैसे कुमुदिनी वहां किसी तरह की साधना में जो लीन थी। दुर्गेश ने अपने लट्ठितों से कहा कि उन लोगों ने अब तक गांव में भले ही देख लिया है, लेकिन अब वह जाकर गांव से सटे जंगल में देखे। हो सकता है कि कोई कुमुदिनी का अपहरण करके वहां लेकर गया हो। इस पर वे लोग मान गए और हथियार लेकर जंगल की ओर बढ़ गए। यहां पर आपको मैं एक बात बता दूं तो गांव से सटे उस जंगल के अंदर ज्यादातर कोई जाता नहीं था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि कुछ तांत्रिक काला जादू करके उस जंगल में गाड़ देते थे, और यहां तक कि उस जंगल में कई जंगली जानवर भी रहते थे जो कि हमला कर सकते थे। इस वजह से उस जंगल के अंदर ज्यादातर कोई नहीं जाता था। अगर कोई जाता भी था तो जंगल के काफी अंदर कोई नहीं जाता था। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि उस जंगल के काफी अंदर ही कुमुदिनी के डायनों का समूह है, जिस पर वह क्रिया चल रही है। वे लोग हथियार लेकर जंगल के अंदर गए, लेकिन उन्हें कुमुदिनी कहीं नहीं मिली। हाँ, उन्हें कुछ जंगली जानवर जरूर मिले थे, लेकिन उन्होंने उसे भगा दिया था। कुछ आगे चलकर एक आदमी बोला, मुझे नहीं लगता कि छोटी मालकिन यहां आई होंगी, क्योंकि जंगल के इस हिस्से पर तो कोई साधारण इंसान जाने की सोच भी नहीं सकता। यह सुनकर दूसरा आदमी बोला, तेरी बात सही है, लेकिन तुझे यह बात समझ आनी चाहिए कि छोटी मालकिन से कई लोगों को कितनी जलन होती है। तो हो सकता है वो लोग उसे यहां ले आए हों, और हमें ज्यादा दूर कहां जाना, हो सकता है कि उसकी चाची ने ही ये किया हो। अब इससे पहले कि कोई कुछ कहता, उनमें से एक आदमी की आवाज आई, अरे यह तो छोटी मालकिन का लग रहा है। वह आवाज सुनकर जब उन सब ने उस ओर देखा तो पाया कि झाड़ियों में एक तरफ एक सोने की पायल थी। इस गांव में सोने की पायल सिर्फ वही लोग पहन सकते थे जिनके पास काफी पैसा हो, और ऐसे इस गांव में सिर्फ 2-3 ही लोग थे, और वह भी दुर्गेश के परिवार की औरतें। ये सुनकर वे सारे काफी ज्यादा घबरा गए, और उन लोगों ने आसपास काफी ढूंढा, लेकिन उन्हें कुमुदिनी नहीं मिली। वे लोग उस पायल को लेकर दुर्गेश के पास आए, जिसे देखकर दुर्गेश काफी ज्यादा घबरा गया। वहां आसपास मौजूद काले जादू का सामान और कुमुदिनी की पायल देखकर दुर्गेश को पता चल गया था कि हो ना हो किसी ने कुमुदिनी के ऊपर काला जादू करने के चक्कर में उसका अपहरण किया है। वैसे तो दुर्गेश काफी सीधा साधा किस्म का इंसान था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में उसने वही किया जो कि हर कोई करता। अपने घर की औरत की रक्षा करना हर किसी का फर्ज होता है, वही दुर्गेश का था। और जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी पर किसी ने काला जादू किया है तो उससे रहा नहीं गया, और उसने अपने लट्ठितों से कहा कि यहाँ गांव में जितने भी लोग काला जादू करते हैं या तांत्रिक हैं, उन सबको पकड़कर उसके सामने लेकर आया जाए। ये बात आज की नहीं है, काफी साल पहले की है,
और कई गांव एरिया में चौधरी और जमींदार तो गांव के लोगों के नाक में दम किए रहते थे। उनके आगे कानून भी कुछ नहीं कर पाता था। वैसे तो दुर्गेश इस तरह का इंसान नहीं था, लेकिन अब हालातों ने उसे इस तरह से बनने पर मजबूर कर दिया था। उसी रात तक उसके लठैत गांव के सारे तांत्रिकों को उठा ले आए थे। इसी के साथ ही जिन जिन लोगों पर भी काले जादू का शक था, उन सभी को भी उठाकर लेकर आए थे। उनके आते ही दुर्गेश उनके सामने आया और उनसे सख्त आवाज में बोला, मेरी पत्नी कुमुदिनी का तुम ही में से किसी ने अपहरण किया है। उसकी पायल मुझे जंगल में मिली है। उसी के साथ ही मुझे कुछ काले जादू का सामान भी मिला है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी के अभी मुझे बता दो कि तुम में से वह कौन है, और फिर मैं बाकियों को जाने दूंगा। उसके साथ ही उसे भी छोड़ दूंगा। तुम लोग अच्छे से जानते हो कि मैं इस तरह का इंसान नहीं हूं जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए किसी को चोट पहुंचाऊं। लेकिन अगर तुम लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला तो फिर मुझे मजबूरन यह करना पड़ेगा। यह सुनकर वह सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए और आपस में खुसूर फुसूर करने लगे। कुछ देर बाद उनमें से एक आदमी बोला, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता और उसके साथ कुछ भी करके हमें क्या मिलता। अगर किसी को उससे समस्या है तो वह है उसकी सगी चाची। आप उसकी गर्दन पकड़िए ना। यह सुनकर दुर्गेश बोला, लेकिन इन सब में उसका साथ आप में से किसी ने तो दिया होगा ना। लेकिन मुझे आप लोगों में से किसी तरह की कोई बहस नहीं करनी। आप लोग मेरे सवालों का जवाब दे दो, फिर मैं आप सभी को छोड़ दूंगा। अब तक यह सब सुनकर किरण भी वहां आ चुकी थी और यह सब देखकर वह बोली, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? हमें इन लोगों की मदद लेकर कुमुदिनी को ढूंढना चाहिए, ना कि इन लोगों से दुश्मनी मोल लेकर। तब दुर्गेश बोला, जिसने भी यह किया है वह हमारी मदद सही से नहीं करेगा और अभी भी हमारे पास समय है कुमुदिनी को बचाने का। यह सुनकर उनमें से एक तांत्रिक बोला, इस काम में हम आपकी मदद करेंगे। वह पायल हमें दिखा दीजिए। हम उस जंगल में वापस जाकर पता लगाएंगे कि आखिर कुमुदिनी कहाँ है। इस पर वह सारे तांत्रिक मान गए और दुर्गेश ने वह पायल उन लोगों को दिखा दी। यह सब देखकर किरण को डर लगने लगा कि कहीं यह लोग मिलकर डायनों के अड्डे को ना ढूंढ ले। और अभी रात हो चुकी है तो अगले दिन तक कुमुदिनी आ ही जाती। इसलिए वह बोली, पहले हमें पूरे गांव में उसे ढूंढना चाहिए। हमने गांव के बाहर से ही देखा है, लेकिन यह भी हो सकता है कि जिसने भी कुमुदिनी का अपहरण किया हो उसने उसे गांव में छुपा कर रखा हो। दुर्गेश को भी यह बात सही लगी और फिर अब उसके लठित गांव में हर घर के अंदर घुसकर तलाशी लेने लगे। ये सब देखकर गांव वालों को पता चल गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन वह इस तलाशी के लिए मना ना कर सके, क्योंकि आज दुर्गेश काफी ज्यादा गुस्से में जो लग रहा था। गांव में 2-4 घर होते तब तो फिर भी काम आसानी से हो जाता, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा घर थे, जिस वजह से रात से सुबह हो गई और सुबह के 10-12 बज गए, लेकिन उन्हें कुमुदिनी किसी भी घर से नहीं मिली। और अब वे सारे लोग जंगल की ओर जाने के लिए तैयार थे। लेकिन इतने में ही कुमुदिनी सामने से किरण की मां के साथ आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर सबकी जान में जान आई। तब दुर्गेश बोला, आखिर तुम कहां चली गई थी? पता है हम सारे कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। अब इससे पहले कि कुमुदिनी कुछ बोलती, किरण की मां बोली, अरे ये मेरे साथ थी। असल में क्या हुआ था कि कल मैं यहां आ रही थी तो मुझे यह मिल गई। मैंने इसे अपने साथ लिया और घर की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी मुझे याद आया कि मुझे पड़ोस के गांव में मौजूद अपनी किसी सहेली से मिलना था। अब कुमुदिनी भी तो मेरी बेटी की तरह ही है, इसलिए मैं इसे भी अपने साथ ले गई ताकि अपनी सहेली से इसे भी मिलवा सकूं। और एक रात हम वहां रुककर वापस आ गए, क्योंकि रात में सफर करना सही नहीं रहता। लेकिन तुम लोग ऐसे क्यों बाहर निकले हो? तब दुर्गेश ने उन्हें सारी बात बताई, जिस पर वे दोनों हंसने लगे और फिर उसके बाद वे लोग वापस घर आ गए। घर आकर जब कुमुदिनी अपने कमरे में गई तब किरण भी उसके पीछे पीछे आई और उसे सारी बात बताई। तब कुमुदिनी मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है दीदी, मैंने आपकी मानसिक तरंगों को अच्छे से पढ़ लिया था, जिस वजह से मैंने वेदांत को आपकी मां का रूप लेकर मेरे साथ चलने के लिए कहा।
यह सुनकर किरण बोली, यह तुमने बहुत अच्छा किया, वरना मैं तो काफी ज्यादा डर गई थी। लेकिन इन सब का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर कल रात को मैं इन्हें इस गांव की ही छानबीन में ना लगाती तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। यह सुनकर कुमुदिनी बोली, आप चिंता मत करें दीदी, मैं गुरुजी से इस बारे में बात करूंगी। इस पर किरण ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वहीं वेदांत थोड़ी देर वहां बैठकर वापस चला गया। आज रात को जब कुमुदिनी अपने समूह में वापस गई तो उसने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन मोघ तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था और इसलिए वह बोला, तुम सिर्फ अपने कर्तव्य से पीछे हट रही हो, इसलिए यह सब बोल रही हो। यहां पर समूह में इतने सारे लोग हैं, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा बहाने तुम्हारे पास ही क्यों रहते हैं? देखो, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है तो तुम परमानेंट तरीके से इस समूह को ज्वाइन करो, वरना माया की तरह तुम्हारा हाल होगा। यह सब सुनकर कुमुदिनी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह बोली, मुझे याद है जब माया ने हम सभी को खत्म करना शुरू किया था तब सबसे पहले आप पीछे हटे थे। क्या उस समय समूह के लिए आपका कोई कर्तव्य नहीं था? जब हम सभी लगभग खत्म हो चुके थे तब मैंने आगे आकर उसे खत्म किया और हमारे समूह को बचाया, और अब कर्तव्य का ज्ञान आप मुझे दे रहे हैं। आप हमारे समूह के गुरु हैं, हमारा अच्छा बुरा देखना आपका काम है। अगर मान लो कल मेरी जेठानी ने उन्हें ना भटकाया होता और वह सारे तांत्रिक यहां आ जाते, तब क्या होता? जब आप पहले ही हमें छोड़कर भाग चुके थे तो अब दोबारा से नहीं भागते, इसकी क्या गारंटी थी? समूह के नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि समूह के लोगों का भला हो, लेकिन यह कैसा भला कर रहे हैं आप? कुमुदिनी की बात सुनकर तो जैसे वहां पर सारे लोग भड़क उठे थे और उन लोगों ने कुमुदिनी का साथ दिया। बाजी उल्टी पड़ता देखकर मोघ बोला, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें इसमें छूट दी जाएगी, लेकिन इसके अलावा तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया जाएगा। इसके लिए कुमुदिनी मान गई और अब कुमुदिनी काफी ज्यादा खुश थी कि चलो अब उसे इस तरह से आना नहीं पड़ेगा। कुमुदिनी ने वापस आकर यह बात किरण को बताई और अब किरण भी इससे काफी खुश थी। अब तक अनीता की शादी की रस्में शुरू होने वाली थी और कुमुदिनी किरण के साथ वहां गई। वहां पर सब काफी अच्छे से चल रहा था। कुमुदिनी ने अनीता को ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया, लेकिन इसी दौरान उसके कानों में एक अजीब सी धीमी सी आवाज पड़ी, तुम तो डायन हो और तुम यहां क्या कर रही हो? वह आवाज सुनकर जब कुमुदिनी पलटी तो उसने देखा कि पूनम उसे भयानक ढंग से घूर रही थी। आज पूनम उसे कुछ अलग नजर आ रही थी। वह उसके अंदर मौजूद वह भयानक तामसिक ऊर्जा तरंगे साफ महसूस कर सकती थी। अब इससे पहले कि वह कुछ बोलती, पूनम बोली, तूने भी मुझे पहचान लिया ना? यह सुनकर कुमुदिनी बोली, कौन हो तुम और मेरी चचेरी बहन के शरीर में क्या कर रही हो? यह सुनकर पूनम बोली, हम बाहर आकर बात कर सकते हैं, यहाँ काफी लोग हैं। बोलकर वह वहां से बाहर जाने लगी। वहीं कुमुदिनी भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। एक खाली जगह देखकर पूनम रुकी और बोली, मैं अपने आप इस लड़की के पास नहीं आई हूं, बल्कि मुझे इसके ऊपर छोड़ गया है। तुम उस लड़के आशीष को जानती हो। इसने उसे प्यार के नाम पर धोखा दिया था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए यह सब किया है। यह सुनकर कुमुदिनी बोली, तुम्हें सिर्फ इस लड़की के शरीर में छोड़कर वह किस तरह से बदला लेगा? मतलब यह करने से ये उससे शादी करने के लिए मान जाएगी क्या? तब पूनम बोली, तुम्हें किसने कहा कि मैं सिर्फ यही करूंगी? यह लड़की किसी और घर में शादी करना चाहती है और मैं उसके शरीर में रहकर इससे ऐसी ऐसी हरकतें करवाऊंगी जिससे कि सबको लगेगा कि यह पागल हो चुकी है, और कोई भी भला इंसान किसी पागल से तो बिल्कुल ब्याह नहीं करेगा। यह सुनकर कुमुदिनी बोली, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन यह बात तुम किसी को मत बताना। तब पूनम भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, यही बात करने के लिए तो मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। तुम एक डायन हो, तुम्हारे पास अपार शक्ति होगी, तो बस मुझे ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी शक्ति दे दो जिससे मैं जो चाहूं वह कर पाऊं। यह सुनकर कुमुदिनी बोली, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूं तो बात को समझ जाओ, क्योंकि अगर तुमने ज्यादा कुछ किया तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगी जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती,
और हाँ, तुम्हारी बात कोई मानने से भी रहा। यह सुनकर पूनम कुछ ना बोली। वह बस मुस्कुराई और वापस घर के अंदर आ गई जहां पर रस्में चल रही थी। वहां जाकर वह उस तरफ जाने लगी जहां पर कुमुदिनी का बच्चा नीरा की गोद में खेल रहा था। वो उनके पास आई और उस बच्चे को खिलाने लगी। अब तक कुमुदिनी भी वापस उसके पीछे पीछे वहां तक आ गई थी। वह उसे यह सब करते हुए देख रही थी। अगले ही पल पूनम ने मुस्कुराते हुए कुमुदिनी को देखा और फिर उसके बच्चे को गोद में उठा लिया। उसने बच्चे को उठाते हुए ऊपर की तरफ किया और वह अब तेजी से उसे जमीन में पटकने ही वाली थी, जिसे देखकर कुमुदिनी काफी ज्यादा घबरा गई। अगले ही पल नीरा ने उससे बच्चा ले लिया और चिल्लाते हुए बोली, पागल हो गई है क्या पूनम? बच्चे को क्यों पटक रही है? शोर शराबा सुनकर कुसुम भी वहां आ गई और नीरा से बोली, क्या है जेठानी जी, क्यों मेरी बेटी को ऐसे डांट रही हो? तब नीरा गुस्से में बोली, तुम्हारी बेटी पागल हो गई है। इसने बच्चे को मेरी गोद से लिया और फिर उसे उठाकर पटकने लगी। कुसुम तो कभी अपनी बेटी के बारे में कुछ बुरा सुना ही नहीं चाहती कि तो इस बार भी कैसे सुने। इसलिए वह गुस्से में बोली, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम जानबूझकर उस पर ऐसा इल्जाम लगा रही हो। तुम माँ बेटी ने पहले ही मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर रखी है और अब उसे क्या पागल साबित करना चाहते हो ताकि उसकी शादी ही ना हो? शोर सुनकर वहां काफी लोग इकट्ठा होने लगे थे, लेकिन इन सब के दौरान पूनम कुमुदिनी की आंखों में देख रही थी, जिसमें डर साफ नजर आ रहा था। उसने आंखों ही आंखों में कुमुदिनी से पूछा, यह सब करने के बाद मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारा बहुत कुछ चला जाएगा। अब यह तुम पर है कि तुम क्या करना चाहोगी। कुमुदिनी यह सब अपने बच्चे के लिए ही तो कर रही थी, इसलिए उसने आंखों ही आंखों में हां कर दी। इतने सारे विवादों के साथ आखिरकार अनीता की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। और इसी रात कुमुदिनी ने पूनम को अपनी शक्तियों का थोड़ा सा अंश दिया। मोघ को पता था कि अगर इस समूह में कोई उसकी जगह ले सकता है तो वो कुमुदिनी है, क्योंकि कुमुदिनी ने बहुत ही कम समय में इस समूह के लोगों के दिलों में न सिर्फ अपनी जगह बनाई थी, बल्कि ये साबित भी किया था कि किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए वह सबसे ज्यादा सक्षम है। इसलिए मोघ कैसे भी करके कुमुदिनी को समूह से निकालना चाहता था और अब वो इसके लिए बस एक मौका चाहता था और अब उसे ये मौका पूनम के रूप में मिलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ वो प्रेत जो पूनम के शरीर में था, अब उसे इतनी शक्ति मिल चुकी थी कि वो कुछ भी कर सके और अपनी शक्तियों को आजमाने के लिए अनीता की शादी के बाद एक खतरनाक कदम उठाया। अनीता की शादी के कुछ दिन बाद जब घर में गिनती के ही कुछ मेहमान बचे थे, तब पूनम रसोई में काम करती हुई नीरा के पास आई और वहीं बैठ गई। नीरा को पता था कि पूनम से बात करना बेकार है, इसलिए वह उसे नजरअंदाज करते हुए अपने कामों में लगी रही। वह सब्जी ही काट रही थी कि तभी उसने अचानक से देखा कि उसके पैर जमीन से ऊपर उठ रहे हैं। एक समय के लिए तो वह हैरान रह गई, लेकिन फिर अगले ही पल वह लगभग ऊपर छत तक जा पहुंची। यह देखकर वह बुरी तरह से चीखने लगी। उसने जब पूनम की ओर देखा तो उसने पाया कि पूनम उसे देखते हुए भयानक ढंग से मुस्कुरा रही थी। यह देखकर वह काफी ज्यादा घबरा गई और उसे पता चल गया कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है पूनम के साथ। इसी दौरान बाहर जो भी रिश्तेदार बैठे थे वो नीरा की चीख सुनकर रसोई में आने लगे, लेकिन उनके आने से पहले ही नीरा जमीन पर आ गिरी। सब लोगों ने नीरा से उसके चीखने का कारण पूछा तो नीरा ने बताया, इस पूनम ने पता नहीं मेरे साथ क्या किया कि मैं ऊपर हवा में उड़ने लगी और अब एकदम से नीचे आ गई। देखो मुझे कितनी चोट भी आई है। उन सब लोगों में कुसुम और नेत्रपाल भी थे और अपनी बेटी के बारे में यह सब सुनकर कुसुम गुस्से में बोली, आप तो जब देखो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ी रहती है। मुझे पता है आप यह सब क्यों कर रही हैं। आप सभी रिश्तेदारों के सामने यह सब बोलकर यह दिखाना चाहती है कि मेरी बेटी पागल है या काला जादू करती है ताकि इसकी शादी कभी ना हो। वरना पहले जब इस घर में इतने मेहमान नहीं आए थे तब तो आप ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। यह सब सुनकर सारे लोग अब नीरा को ही उल्टा सीधा बोलने लगे। वही नेत्रपाल को भी इन सब से काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह बोला, मेरी बेटी की शादी होने वाली थी जमींदार से,
लेकिन आपने अपनी बेटी की शादी जबरन उससे करवा दी और अब आप चाहती हैं कि सारी रिश्तेदारी में मेरी बेटी बदनाम हो जाए ताकि उसकी कभी शादी ना हो। यह सुनकर नीरा बोली, मुझे तुम्हारी बेटी से भला क्या मतलब? अगर तुम्हें उसकी शादी करनी है करवाओ, नहीं तो मत करवाओ। मुझे उससे क्या, वह मेरा थोड़ी खा रही है। और भगवान के लिए बार बार यह कहना बंद करो कि जमींदार का रिश्ता आपकी बेटी के लिए आया था। वह शुरू से ही मेरी बेटी के लिए आया था। आपकी बेटी का तो उन्होंने नाम तक नहीं लिया था, लेकिन आप लोगों को तो मेरी बेटी से इतनी ज्यादा जलन हो रही है कि उसके ऊपर काला जादू और भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। क्यों देवर जी, जब आपको पता था कि आपकी पत्नी मेरी बेटी के ऊपर काला जादू कर रही है तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? कहीं ना कहीं आप भी यही चाहते थे। क्यों सही कहा ना? अब आप सभी लोगों के सामने मुझे गलत साबित करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं जो कह रही हूं गलत नहीं कह रही हूं। अभी भी समय है, अपनी बेटी पर ध्यान दो। यह बहुत अजीब सी हरकतें कर रही है। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। लेकिन किसी ने भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वही इन सब से पूनम के शरीर में मौजूद उस प्रेत को पता चल गया था कि वह कितना ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन अब वो और भी ज्यादा शक्तियां हासिल करना चाहता था, इसलिए उसके मन में एक योजना आई। कुमुदनी के गांव में से अब कुछ छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे थे और बहुत ढूंढने पर भी उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इन्हीं सब के दौरान जब कुमुदनी एक रात अपने समूह में जा रही थी, तब उसने जंगल के अंदर के हिस्से में एक छोटे बच्चे के शव को देखा। उसे देखकर कुमुदनी को समझ आ गया कि हो ना हो यह वही बच्चा है जो गायब हुआ था। कुमुदनी उस बच्चे के शव के पास खड़ी ही थी कि तभी अचानक मोघ वहां पर समूह के कुछ लोगों के साथ आया और कुमुदनी को इस तरह से उस बच्चे के शव के पास देखकर बोला, ये देखो इस कुमुदनी को, ये अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कैसे मासूम बच्चों की बलि देती है। ये सुनकर कुमुदनी घबराते हुए बोली, इसे मैंने नहीं मारा, बल्कि मैं जब यहां आई थी तो ये मरा हुआ ही था। मेरा यकीन करो। ये सुनकर मोघ बोला, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम में से ही कोई एक इस बच्चे की मौत के पीछे जो ऊर्जा थी उसे भांपेगा। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम फंसोगी भी नहीं, और ये काम मैं नहीं बल्कि वेदांत करेगा, ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं इसे फंसाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके लिए सब लोग मान गए और फिर वेदांत ने आंखें बंद करके कुछ मंत्रोच्चारण किए। लेकिन फिर अगले ही पल वह परेशान हो गया, क्योंकि उस बच्चे के पास से उसे कुमुदिनी के ही ऊर्जा के संकेत मिल रहे थे। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए और फिर मोघ बोला, कुमुदिनी, तुम्हें इसके लिए क्या सजा देनी है वो तो समूह में चलकर ही पता चलेगा। इसके बाद कुमुदिनी उन लोगों के साथ चली गई। वहां जाकर मोघ ने सबको सारी बात बताई और ये सब बताने के लिए उसने वेदांत को आगे कर दिया। किसी को भी इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी मोघ बोला, कुमुदिनी को इन्हीं सब के लिए समय चाहिए था, तभी यह यहां ना आने के बहाने बनाती थी। लेकिन आप लोगों को हमेशा मैं ही गलत लगा। लेकिन अभी भी समय है, हमें कुमुदिनी को इस समूह में से निकलना होगा ताकि दोबारा कोई इसकी तरह यह हरकत ना कर सके। कुमुदिनी को पता था कि वहां उसने ज्यादा किसी को समझने की कोशिश की तो भी कोई नहीं समझने वाला, इसलिए वह बोली, यह सब कौन कर रहा है वह तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। मैं बहुत समय से देख रही हूं कि तुम्हें मुझसे कुछ ज्यादा ही दिक्कत है, इसलिए अब इसका कुछ करना पड़ेगा। यह सुनकर मोघ बोला, अगर मुझे तुमसे समस्या है भी तो भी मैंने तो भी कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुम ही अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठा रही हो। और यह मैं नहीं बोल रहा, बल्कि वेदांत और बाकी लोगों ने खुद देखा है। अब मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन यह झूठ क्यों बोलेंगे? तब कुमुदिनी बोली, मैं यह नहीं बोल रही कि यह लोग झूठ बोल रहे हैं, बल्कि मैंने भी यह बात खुद देखी थी। मैं बस इतना ही कह रही हूं कि कोई है जो मुझे फंसाना चाहता है और उसका पता लगाने में मेरी मदद करो। यह सुनकर मोघ गुस्से में बोला, यह सब तुम्हारे बहाने हैं। हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि वहां पर तुम्हारी ऊर्जा के अंश थे, यानी कि या तो वह तुम थी या फिर कोई और जिसे तुमने अपनी शक्ति दी हो। अब तुम ऐसे ही अपनी शक्ति तो बांटने से रही।
यह सुनकर कुमुदिनी को याद आया कि कैसे उसने पूनम को अपनी शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा दिया था। अब उसे समझते हुए देर न लगी कि यह सब पूनम का किया धरा है, और वह बोली, मुझे आप लोग बस 1 हफ्ते का समय दीजिए। मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही उस इंसान को ढूंढ निकालूंगी। मोघ कुमुदिनी को यह मौका बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था, लेकिन सारे लोगों के कहने की वजह से उसे हार माननी ही पड़ी। इसके अगले दिन कुमुदिनी ने यह सारी बात किरण को बताई। वही आज दुर्गेश के कुछ लोग, जिनसे दुर्गेश ने पूनम की शादी की बात की थी, आने वाले थे, और इसीलिए दुर्गेश ने पूनम और उसके घर वालों को यहां बुलाया था। कुमुदिनी को पता था कि अगर उसने सबके सामने ऐसे ही कहा कि पूनम के ऊपर कोई ऊपरी साया है, तो कोई भी उसकी बात नहीं सुनने वाला, बल्कि सब यही कहेंगे कि वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। इसलिए कुमुदिनी को एक आइडिया आया। उसने मौका देखकर पूनम को अपने पास बुलाया और उससे इस बारे में बात की। तब वह बोली, देखो कुमुदिनी, तुम अपने काम से काम रखो तो अच्छा है। मैं तुम्हारे बच्चे को या तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। यह सुनकर कुमुदिनी बोली, तुम्हारे इन सब की वजह से सब लोगों को लगता है कि मैंने उस बच्चे की हत्या की है, और इसी के साथ ही गांव के कई बच्चे भी लापता हैं। और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि तुम्हारा यह शादी करने के पीछे भी एक मकसद है। तुम शादी के बाद इन सब की बलि चढ़ा दोगी, क्यों है ना? ये सुनकर पूनम भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं मरने से पहले एक तांत्रिक थी, लेकिन एक दिन मेरी साधना विफल हुई और मेरा शरीर समाप्त हो गया। मुझे एक तांत्रिक ने पकड़ लिया और यहां से मुझे मौका मिला इस लड़की के शरीर में आने का। अब मैं कुछ कुर्बानियां देकर अपना शरीर फिर से पालूंगी। यह सुनकर कुमुदिनी गुस्से में बोली, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। तब पूनम बोली, जब तुम्हारी मां की किसी ने नहीं सुनी तो तुम्हारी कौन सुनेगा? बोलकर वह वहां से चली गई। अब तक लड़के वाले आ चुके थे और शादी की बातें शुरू हो गई थी। पूनम उन सभी के साथ बैठी हुई थी कि तभी उसे उसके शरीर में से कुछ खींचता हुआ सा महसूस हुआ। पहले तो वह फिर भी सामान्य बनी हुई थी, लेकिन हर गुजरते समय के साथ यह खिंचाव पहले से ज्यादा बढ़ गया था, और एक समय ऐसा आया जब पूनम कांपते हुए वहीं गिर पड़ी। उसे इस तरह से देखकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए। वही लड़के वाले बोले, ये क्या है दुर्गेश? जब हमने लड़की के बारे में पता किया तो हमें पता चला कि यह अक्सर बीमार रहती है और शायद इसे कोई मानसिक बीमारी भी है, लेकिन हमने तुम्हारी बात सुनी और इस रिश्ते के लिए मान गए। लेकिन यह लड़की तो सच्ची में ही ऐसी है। हम ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। यह सुनकर कुसुम बोली, देखिए, ऐसा मत कहिए। किसी ने जलन की वजह से मेरी बेटी के ऊपर कुछ कर दिया है, वरना मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर लड़के की मां बोली, अगर ऐसा है तो आपकी लड़की की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई, जबकि उसकी छोटी बहनों की भी शादी हो चुकी है? देखिए बहन जी, हम किसी बीमार और पागल इंसान को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। बोलकर वह लोग जाने लगे। यह देखकर कुसुम गुस्से से पूनम से बोली, ये तूने सबके सामने इस तरह का नाटक क्यों किया? लेकिन पूनम कुछ ना बोली। वह बस फिर झुकाए वहीं खड़ी रही। यह देखकर कुसुम उसे गुस्से में मारने के लिए दौड़ी, लेकिन तभी दुर्गेश ने उसे रोक लिया और कहा, देखिए, आप लोगों की वजह से मेरी आज बड़ी बेइज्जती हुई है। आप पहले इसका इलाज करवाइए, उसके बाद इसकी शादी करवाइएगा। यह सब सुनकर नेत्रपाल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह करें भी तो आखिर करें क्या? उसकी पत्नी और बेटी उसकी जितनी बेइज्जती करवा रहे थे, उसकी वजह से उसे सब अजीब तरह से देखते थे, और आज इतने बड़े लोगों के साथ रिश्ता होते होते रह गया। वहीं दूसरी तरफ पूनम अभी शांत तो थी, लेकिन उसे पता चल चुका था कि यह सब कुमुदिनी ने किया था। उसके शरीर में अभी भी कुमुदिनी के शक्ति का अंश था, जिसकी वजह से उसने उस समय उसके शरीर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, और यही सब सोचकर वह गुस्से में कुमुदिनी को मारने के लिए दौड़ी। लेकिन इसी दौरान कुछ नौकरों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन पूनम उन लोगों की पकड़ से छूटने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी। वह गुस्से में कुमुदिनी से बोली, आज तेरी वजह से यह सब हुआ।
मैंने तुझे और तेरे बच्चे को छोड़कर गलती की, लेकिन अब मैं वह गलती सुधारूंगी तुम दोनों को खत्म करके। ये सब सुनकर तो कुसुम से कुछ बोलते नहीं बना, क्योंकि आज तक तो वह सबको यही बोलती रही कि सब उसकी बेटी के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन अब सबके सामने उसकी बेटी की असलियत आ गई थी। वही इन सब से नेत्रपाल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह पूनम के पास आया और उसे 2 थप्पड़ लगाए। इन सब से पूनम को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने नेत्रपाल को एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वह दीवार से जा लगा। इतनी जोर से दीवार से टकराया जाने के कारण नेत्रपाल के सर में काफी चोट आई थी, जिससे वहां मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे। वही दुर्गेश ने अपने सभी नौकरों को बोला कि वह जल्दी से पूनम को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दें। उन्होंने ऐसा ही किया और फिर नेत्रपाल को डॉक्टर के पास लेकर गए। नेत्रपाल बच तो गया था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी को आखिर क्या हो गया। वहीं दूसरी तरफ कुमुदिनी ने पूनम के शरीर में से अपनी शक्तियों का सारा अंश ले लिया था, जिसकी वजह से अब पूनम काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। आनन फानन में गांव के तांत्रिकों को बुलाया गया और फिर उन्होंने पूनम के शरीर में मौजूद उस तांत्रिक के प्रेत को निकालने की कोशिश की। इन्हीं सबके दौरान पूनम बोली, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे साथ कुछ भी किया तो फिर मैं गांव के वह सारे बच्चे कहां पर है वह नहीं बताऊंगी। फिर उनकी मौत के जिम्मेदार तुम लोग होगे। यह सब सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा घबरा गए और उन बच्चों के घर वाले पूनम को छोड़ देने की बात करने लगे। लेकिन दुर्गेश नहीं माना, क्योंकि उसे पता था कि ऐसे लोगों की बात मानने का कोई फायदा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों को गायब हुए काफी समय हो चुका था और अगर जल्दी ही उन्हें नहीं ढूंढा गया तो कह नहीं सकते थे कि वह बच्चे जिंदा भी बचते या नहीं। इसलिए कुमुदिनी को उन बच्चों की चिंता होने लगी थी। कुमुदिनी ने वेयंत से उन बच्चों को ढूंढने की मदद मांगी। तब वेयंत बोला, मदद तो मैं तुम्हारी कर दूंगा कुमुदिनी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मोघ तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और वह तुम्हें समूह से निकालने की हर संभव कोशिश करेगा। इसलिए मेरी मानो तो तुम मोघ को मुखिया पद के लिए चुनौती दे दो। तुम्हें लगता होगा कि तुम तैयार नहीं हो, लेकिन तुम इसके लिए तैयार हो। अगर तुम हमारे समूह की मुखिया बन गई तो एक हिसाब से समूह के लिए भी अच्छा रहेगा और तुम्हें भी इससे काफी आसानी हो जाएगी। तब कुमुदिनी बोली, वह तो हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले तो इन बच्चों को बचाते हैं। इसके लिए वेयंत मान गया और वो लोग अब अदृश्य होकर उन बच्चों को पूरे गांव में ढूंढने लगे। लेकिन वह बच्चे उन्हें गांव में कहीं नहीं मिले। लेकिन तभी कुमुदिनी को याद आया कि गांव के बाहर ही एक सुनसान घर भी है, जो कि खेतों से जुड़ा हुआ है। उस घर के अंदर कोई भी आता जाता नहीं है। उस घर में जो लोग पहले रहते थे वह लोग शहर चले गए थे और अब वह पूरा घर बिल्कुल उजाड़ पड़ा था। कुमुदिनी और वेयंत जब वहां गए तो उन्होंने बच्चों को वहीं पर देखा। यह देखकर कुमुदिनी ने वापस आकर यह बात किरण को बताई। तब किरण दुर्गेश से बोली, पूनम के शरीर में जो भी प्रेत है वह बच्चों को ऐसे ही कहीं भी छुपा कर नहीं रखेगा। हो ना, उसने उन्हें उस जगह पर छुपाया होगा जहां पर कोई आता जाता ना हो। आपको पता है कोई ऐसी जगह? दुर्गेश को किरण का इशारा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर किरण बोली, क्या हमारे गांव में कोई ऐसा घर है जो कि सालों से बंद पड़ा हो? क्योंकि ऐसा ही घर उसके लिए काफी अच्छी जगह है। यह सुनकर दुर्गेश को याद आया कि हाँ, ऐसा एक घर गांव से सटकर है। तो उसने जल्दी से अपने आदमियों से कहा कि उस घर की तलाशी ली जाए। वे लोग जब वहां पर पहुंचे तो बच्चे वहीं पर थे, लेकिन वह सारे बच्चे बेहोश थे। कुमुदिनी ने सबसे छिपकर कोई मंत्र बोलकर सब बच्चों को ठीक किया। तब उनमें से एक बच्चा बोला, हमें पूनम दीदी अपने साथ ले गई थी और उसके बाद क्या हुआ हमें याद नहीं। पूनम के शरीर में मौजूद वह प्रेत उन बच्चों की वजह से ही बच रहा था और अब चूंकि सारे बच्चे मिल चुके थे, इसलिए उन तांत्रिकों ने अपना काम शुरू किया। जैसे तैसे उस प्रेत को पूनम के शरीर में से बाहर निकाला गया और उस प्रेत को कष्ट देकर यह पूछा गया कि आखिर उसे किसने पूनम के शरीर में डाला था। यहाँ कुसुम को लगा था कि वह कुमुदिनी का नाम लेगा,
जिससे वह सबके सामने उसको बदनाम कर देगी। लेकिन जब उस प्रेत ने आशीष का सच बताया तो सारे हैरान रह गए। इन सबसे सारे गांव वाले काफी गुस्सा हुए और उन्होंने आशीष और उसके घर वालों को काफी सुनाया। तब आशीष बोला, मुझे यह सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? यह तो आप लोगों ने देखा ही नहीं। इस पूनम ने मेरे साथ धोखा किया था, इतने सालों तक मेरा इस्तेमाल किया और अब एकदम से मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था। यह सुनकर कुसुम को काफी गुस्सा आया, क्योंकि आज उसकी वजह से उसकी बेटी की शादी टूट चुकी थी। लेकिन तभी दुर्गेश बोला, आप लोग मेरे रिश्तेदार हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं हर गलत बात में आपका साथ दूंगा। यहाँ पर गलती आपकी बेटी की है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप लोगों की है, क्योंकि समय रहते आपने उसकी शादी नहीं करवाई और अब बात यहाँ तक बढ़ गई है। अभी भी देर नहीं हुई है, आप इसी लड़के से पूनम की शादी करवा दो। नेत्रपाल तो इसके लिए मान गया, लेकिन कुसुम इसके लिए नहीं मानी और दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया गया। साथ ही आशीष को यह वार्निंग दी गई कि वह भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। आशीष के घर वाले इससे काफी ज्यादा घबरा गए और अब उन्हें समझ आया कि आखिर यह शादी क्यों नहीं करना चाहता था। उन्होंने घर जाकर आशीष को काफी डांटा, यहाँ तक कि मारा भी, और फिर उसकी जल्द से जल्द शादी करवाने की कोशिश की और उससे कहा कि उसे यह शादी करनी ही पड़ेगी। आशीष के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वह इस शादी के लिए मान गया। वहीं दूसरी तरफ कुमुदिनी के ऊपर से यह इल्जाम तो हट गया था, लेकिन मोघ ने एक दूसरा तर्क दिया। उसने कहा, भले ही उस बच्चे की हत्या तुमने ना की हो, लेकिन उसकी मौत तुम्हारी वजह से हुई थी। उसने तुम्हारे बच्चे को जान से मारने की धमकी दी और तुमने उसे अपनी शक्ति दे दी। अगर कल को तुम्हें कोई तुम्हारे बच्चे को जान से मारने की धमकी दे और बोले कि तुम यह सब खत्म कर दो, क्या तुम ये कर दोगी? हर डायन डैया के लिए समूह पहले है, बाद में अपनी जान और अपनों की जान। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे लोगों को इस समूह में रहने का कोई हक है। यह सुनकर कुमुदिनी गुस्से में बोली, अगर ऐसा है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप भी अभी के अभी गुरु के पद से हट जाइए और यह समूह छोड़ दीजिए, क्योंकि आप भी तो अपनी जान बचाकर पहले भागे थे। यह सुनकर मोघ को काफी गुस्सा आया और फिर वो बोला, लेकिन अब मैं इस समूह का गुरु हूं और गुरु जो भी फैसला लेता है उसका समूह के सभी लोग सम्मान करते हैं। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अभी के अभी यह समूह छोड़कर चली जाओ। यह सुनकर कुमुदिनी बोली, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें इस गुरु के पद के लिए चुनौती देती हूं। अगर मैं उसमें असफल होती हूं तो हमेशा हमेशा के लिए समूह को छोड़ दूंगी। बताओ, मंजूर है? यह मत भूलना मोघ कि जो भी समूह के गुरु को गुरु पद के लिए चुनौती देता है तो उसे वह चुनौती माननी ही पड़ती है, और अगर तुम नहीं मानते तो समझ जाओ कि तुम सामने के प्रतिद्वंद्वी से भिड़ने के लायक ही नहीं हो। इन सब से मोघ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह कुमुदिनी से मुकाबला नहीं करना चाहता था। कुमुदिनी की इच्छा शक्ति यहाँ मौजूद हर किसी से काफी ज्यादा थी, लेकिन अब जब कुमुदिनी ने उसे चुनौती दी थी तो उसे वह चुनौती माननी ही पड़ेगी। इसलिए वह मान गया। कुमुदिनी वहां से वापस घर आ गई और अब उसने यह बात किरण को बताई। तब किरण बोली, अगर वह लोग तुम्हें समूह से निकाल भी देते हैं तो भी क्या समस्या है, तुम डायन तो रहोगी ही। तब कुमुदिनी बोली, और आपको क्या लगता है कि मुझे समूह से निकालने के बाद यह लोग मुझे ऐसे ही छोड़ देते? बिल्कुल नहीं। मेरे वहां से निकलने के बाद यह उन सभी को बोलता कि मुझे रास्ते से हटा दिया जाए, और गुरु की बात मानना उन सभी का फर्ज होता है। अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मुझे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन वह लोग इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो लोग मेरे बच्चे को भी खत्म कर सकते हैं। मैं इतनी आसानी से यह सब खोना नहीं चाहती, इसलिए इसके लिए तैयार हुई हूं। इसके आगे किरण कुछ न कह सकी, क्योंकि उसे पता था कि कुमुदिनी जो भी करेगी इस बच्चे की भलाई के लिए करेगी। इन सब में वेदांत कुमुदिनी के साथ था, और अब वो शक्ति स्पर्धा के सारे राज कुमुदिनी को बता रहा था। वहीं इसी दौरान मोघ को पता था कि कुमुदिनी से उसका जीतना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उसने एक बहुत ही भयानक चाल चली।
माया का ऊर्जा बबल वेदांत ने कहीं छुपा रखा था, और अगर एक बार वह ऊर्जा बबल मोघ के हाथ लग जाए तो वह काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। वह वैसे भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है, और उसके साथ अगर माया की शक्तियां मिल गई तो फिर लगता नहीं कि कुमुदिनी उसका मुकाबला कर पाएगी। और यही सब सोचकर मोघ उस बबल की तलाश में लग गया, लेकिन उसका पता सिर्फ वेदांत ही जानता था। मोघ ने काफी कोशिश की उसे हासिल करने की, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिला, और अब वेदांत से उसका पता हासिल करने के लिए एक चाल चली। एक रात जब वेदांत सो रहा था, तब मोघ कुमुदिनी का रूप लेकर उसके पास आया और बोला, वेदांत, जैसे जैसे शक्ति स्पर्धा पास आ रही है वैसे वैसे मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं मोघ से जीत नहीं पाऊंगी, और अगर वो जीत गया तो वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर वेदांत बोला, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, और अगर तुम इसी तरह से मेहनत करती रही तो तुम जरूर जीतोगी। तब वह बोला, और अगर मैं ना जीती तो? देखो वेदांत, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं तुमसे एक चीज चाहती हूं। याद है कि मैंने माया को हराकर उसकी शक्ति छीनी थी, जिसे तुमने एक गोले में कहीं छुपा दिया था। मैं वह शक्ति लेना चाहती हूं, तो तुम मुझे वो दे दो। ये सुनकर वेदांत बोला, देखो कुमुदिनी, वह शक्तियां तुम्हारी ही हैं, इसलिए मैंने उसे संभाल कर रखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर तुम वो शक्तियां अपने ऊपर धारण नहीं कर पाई तो इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। तब वो बोला, जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल के लिए तो तुम मुझे वह दे दो। इस पर वेदांत बोला, ठीक है, मैं बताता हूं। असल में उसके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, उसे अगर मैं जमीन में कहीं गाड़ता तो फिर वह किसी न किसी के हाथ लग सकता था, इसलिए मैंने उसे कुछ लोगों में बांट कर संभाल कर रख दिया। वह ऊर्जा मैंने 10 लोगों में संभाल कर रख दी है, जिससे वह किसी के पकड़ में भी नहीं आएंगे और सुरक्षित भी रहेंगी। ये सुनकर कुमुदिनी के भेष में मौजूद मोघ बोला, तो कौन है वह 10 लोग? तब वेदांत बोला, एक तो तुम्हारा पति, दूसरी तुम्हारी सास, तीसरी तुम्हारी सौत, चौथा तुम्हारा बेटा, पांचवी तुम्हारी चाची कुसुम, उनकी दोनों बेटियां, और पति और तुम्हारे माता पिता। यह सारे तुम्हारे आसपास के लोग हैं, और तुम उनके सामने रहोगी तो तुम्हारी शक्तियां सुरक्षित भी रहेगी। यही सोचकर मैंने ये किया। ये सुनकर मोघ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, और वह बोला, अगर वह शक्तियां कहीं रखी होती तब तो मैं उसे ले भी लेती, लेकिन इन लोगों में से मैं वह शक्तियां कैसे लूंगी? तब वेदांत बोला, यह आसान है। पहले तुम्हें इसका इंतजार करना होगा कि कब वो लोग गहरी नींद में सोएं, और जब वह लोग गहरी नींद में सोएं तब तुम्हें उनसे वह शक्तियां लेनी है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि अगर उनकी नींद खुली तो फिर तुम उनके सपनों में कैद हो जाओगी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, जब वो लोग दोबारा सोएंगे तब तुम उनके सपने में से बाहर आ सकती हो। इसके बाद उसने वेदांत का शुक्रिया अदा किया, और फिर उसके बाद उसे मन ही मन गालियां देते हुए वहां से बाहर आ गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन लोगों में से वह शक्तियां कैसे निकाले, क्योंकि इसमें उसके फंसने के काफी चांस थे, लेकिन रिस्क तो लेना ही था। इसलिए वो वहां से फौरन कुमुदिनी की चाची के घर आ गया। वहां आकर उसने देखा कि कुसुम और पूनम इतनी रात में भी सोए नहीं थे, बल्कि वह घर में कुछ अजीब से मंत्र पढ़ रहे थे। शायद वह किसी तरह का कोई टोटका करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर मोघ को काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि कहाँ वह यहाँ पर वह शक्तियां लेने आया था और यह लोग यह फालतू काम करने में लगे थे। इसलिए उसने गुस्से में उन दोनों को एक एक थप्पड़ मारा और वहां से चला गया। चूंकि मोघ उस समय अदृश्य था तो कुसुम और पूनम ने उसे नहीं देखा, लेकिन इस थप्पड़ से वो दोनों थोड़े घबरा गए थे। उन्हें लगा कि कहीं उनके टोटके का उल्टा असर तो नहीं हो गया। वहीं दूसरी तरफ मोघ वहां से कुमुदिनी के माँ बाप के पास आया, जो कि चैन की नींद सो रहे थे। उसने कुछ समय इंतजार किया कि कहीं उनकी नींद खुल तो नहीं रही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर मोघ ने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। इसी के साथ ही नीरा और मोघ के शरीर पर एक ऊर्जा आवरण चढ़ने लगा, और फिर नीरा के शरीर में से ऊर्जा निकलकर मोघ के शरीर में समाने लगी।
जब वह सारी ऊर्जा नीरा के शरीर में से निकल गई तो उसे एक तेज झटका लगा और इसी के साथ ही वह उठ बैठी और मोघ वहां से गायब हो गया। नीरा काफी ज्यादा घबरा गई थी। उसका शरीर पसीने से लथपथ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, इसलिए उसने अपने पति को उठाया। उसने उसे एक गिलास ठंडा पानी पिलाया और फिर उसके बाद वे दोनों दोबारा सो गए। मोघ सोच रहा था कि वह उन दोनों के पास दोबारा आ जाए, लेकिन अब तक सुबह होने वाली थी और इन दोनों की नींद भी कभी भी खुल सकती थी, क्योंकि गांव में लोग जल्दी जो उठते थे। मोघ वापस आ गया, लेकिन वह काफी खुश था, क्योंकि उसके पास उन शक्तियों का एक हिस्सा आ चुका था और अब उसे सिर्फ 9 हिस्से हासिल करने थे। उसने सोचा था कि वह कुसुम और उसके परिवार से आसानी से वह शक्तियां ले लेगा, लेकिन वह लोग तो रात रात में जागकर पता नहीं क्या हरकतें कर रहे थे। इस वजह से उसकी मुश्किलें बढ़ गई थीं। वहीं दूसरी तरफ कुमुदिनी शक्ति स्पर्धा की बहुत तैयारी कर रही थी। उसने इसके सारे नियम और बारीकियों को अच्छे से जाना और सोचने लगी कि कैसे मोघ से मुकाबला करेगी। अगली देर रात मोघ दोबारा कुमुदिनी के माँ बाप के घर गया और उसके पिता के शरीर में से ऊर्जा लेने लगा। कुछ देर में उसके पिता भी ऐसे ही घबराकर उठ बैठे और मोघ वहां से 9-2-11 हो गया। कुमुदिनी के माँ बाप के शरीर में मौजूद ऊर्जा को तो मोघ ने ले लिया था, लेकिन जब वो कुसुम के पास गया तो उसने देखा कि वह लोग दोबारा से टोने टोटके में लगे हुए थे। ये देखकर मोघ को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने इन्हें छोड़कर अनीता के पास जाने का सोचा। वो अनीता के पास गया और उसके शरीर में मौजूद ऊर्जा भी सोख ली और अब वो कुमुदिनी के घर आने वाला था कि तभी उसने देखा कि सुबह होने वाली है, इसलिए उसने वापस जाने में ही अपनी भलाई समझी। अगली रात मोघ ने सोच लिया था कि वह आज की रात कुसुम के परिवार में से ऊर्जा लेकर ही रहेगा और इसलिए उसने कुसुम के शरीर में आकर पूनम से कहा, आज की रात हमें जल्दी सोना है, इसलिए तुम जल्दी सो जाना, और अगर मैंने तुम्हें जागते हुए देखा तो तुम्हारी खैर नहीं, ठीक है। इसके लिए पूनम मान गई और फिर उस रात वह जल्दी सो गई। कुसुम को भी उस रात ऐसी नींद आई कि वह उठ ही नहीं पाई और अब मोघ के पास अच्छा मौका था। उसने पूनम के शरीर में से तो ऊर्जा ले ली, लेकिन जब वह कुसुम के पास गया तो नेत्रपाल उठ बैठा। वो पानी पीकर दोबारा सो गया और मोघ थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कुसुम की ऊर्जा चुराने लगा। वह इसमें कामयाब भी हो गया और अब वो नेत्रपाल की ऊर्जा लेने ही वाला था कि तभी नेत्रपाल दोबारा उठ बैठा। पूरी रात यही चलता रहा, जिससे मोघ उसकी ऊर्जा नहीं ले पाया। अगली रात जाकर उसने पहले नंबर पर नेत्रपाल की ऊर्जा ली और उसके बाद कुमुदिनी के घर की ओर चल पड़ा। वहां आकर उसने एक एक करके फूलमती, किरण और दुर्गेश के पास से ऊर्जा ली और अब वो कुमुदिनी के बच्चे से अपनी ऊर्जा लेने लगा। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। दोस्तों, बच्चों की नींद बहुत ही ज्यादा कच्ची होती है और यही यहाँ पर भी हुआ। जब मोघ उससे ऊर्जा ले रहा था, उसी दौरान वह बच्चा उठ बैठा और अब मोघ उसके सपने में फंस चुका था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अब तक तो काफी समय हो चुका था, तो मोघ कल के लिए रुका क्यों नहीं? तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, तो यह आखिरी दिन था और इसके बाद शक्ति स्पर्धा होने वाली थी। मोघ नहीं चाहता था कि कुमुदिनी से हार का सामना करना पड़े, इसलिए उसने यहाँ पर रिस्क लेने का सोचा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह कुमुदिनी के बच्चे के सपने में फंस गया। शक्ति स्पर्धा दिन के समय होने वाली थी, इसलिए किरण कुमुदिनी को अपने साथ लेकर चली गई। उसने सबसे कहा कि वह अपनी माँ के घर जा रही है। घर में किसी ने भी उसे नहीं रोका और फिर कुमुदिनी को छोड़कर वह एक आध दिनों के लिए अपनी माँ के पास चली गई। कुमुदिनी समूह में वापस आई और अब वह सारे लोग मिलकर मोघ का इंतजार करने लगे। लेकिन मोघ तो कुमुदिनी के बच्चे सुदर्शन के सपने में फंस चुका था, तो आता कैसे? सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन अभी तक मोघ वापस नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ आज कुमुदिनी का बच्चा सो ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से मोघ वहां से निकल ही नहीं पा रहा था। जब काफी समय तक भी मोघ का कोई अता पता नहीं चला, तो फिर उन सब ने मिलकर उसे ढूंढने का सोचा। उन सब ने मोघ की जीवंत ऊर्जा को भांपा और फिर उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गए जहां पर भी मोघ गया था।
जब बाकी सबने देखा कि मोघ हर उस जगह गया था जहां पर भी कुमुदिनी से संबंधित लोग रह रहे थे, और फिर आखिरकार जब वह लोग कुमुदिनी की हवेली में पहुंचे तो वेदांत को एक बात याद आई और वह बोला, यह तो अजीब बात है, क्योंकि मोघ हर उन लोगों के पास गया है जिन भी लोगों के शरीर में माया की ऊर्जा के अंश मैंने छिपा कर रखे थे। यह सुनकर कुमुदिनी को काफी ज्यादा हैरानी हुई और वह बोली, तुमने मेरे परिवार वालों के शरीर में ही वह ऊर्जा छिपा दी, लेकिन क्यों? यह सुनकर वेदांत को काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही कुमुदिनी को सारी बात बताई थी। तो कुमुदिनी अब अचानक से ये कैसे बोल सकती थी? उसने यही बात कुमुदिनी से कही। तब कुमुदिनी हैरानी से बोली, मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि मैं इन सब में छल करके नहीं जीतना चाहती। यह सुनकर समूह की एक डायन का माथा ठनका और वह बोली, उस रात वेदांत आपके पास कुमुदिनी नहीं बल्कि मोघ आया था, कुमुदिनी का भेष बदलकर, ताकि वो माया की उस ऊर्जा को सोखकर कुमुदिनी को हरा सके। तभी उसकी ऊर्जा के संकेत हमें हर उस जगह से मिल रहे हैं। ये सुनकर कुमुदिनी घबराते हुए बोली, मोह का कोई अता पता नहीं है और उसने उन सब से वह ऊर्जा लेने की कोशिश की थी, तो इसका क्या मतलब है? तब वेदांत बोला, इसका मतलब साफ है कि उसने इनमें से किसी में से जब ऊर्जा लेने की कोशिश की होगी तब वह जाग गया होगा, जिसकी वजह से वह उसके सपने में ही कैद कर रह गया है। यहां अगर वह कोई वयस्क होगा तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वह किसी छोटे बच्चे के सपने में कैद हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मोघ की ऊर्जा को वह बच्चा संभाल नहीं पाएगा, जिसके कारण मोघ उस बच्चे के शरीर में फंसकर उस पर हावी हो जाएगा। यह सब सुनकर कुमुदिनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज उसकी वजह से उसके बच्चे की जान खतरे में थी। लेकिन तभी वेदांत बोला, जरूरी नहीं है कि वह तुम्हारे बच्चे के सपने में ही हो, यह भी हो सकता है कि वह तुम्हारे पति या फिर इन्हीं में से किसी के सपने में फंस गया हो। इसका पता लगाने के लिए हमें इन सभी के शरीर का ऊर्जा का स्तर देखना पड़ेगा, जिसमें भी ऊर्जा का स्तर ज्यादा होगा। समझ लो कि मोघ उसी के सपने में होगा। इसके बाद उन्होंने फूलमती और दुर्गेश का ऊर्जा स्तर चेक किया, लेकिन वे दोनों बिल्कुल सामान्य थे। इसके बाद वे लोग किरण के मायके के लिए निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ काफी समय से मोघ कुमुदिनी के बच्चे के सपने में था, जिसकी वजह से अब वह उसके ऊपर हावी होना शुरू हो चुका था। किरण उसका काफी अच्छे से ख्याल रख रही थी। वो उसे हमेशा अपने पास रखती और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, उसे प्यार दुलार करती, जिसके कारण मोघ को काफी अच्छा लग रहा था। आज तक किसी ने भी उससे बिना मतलब के बात तक नहीं की थी। यहां तक कि उस समूह में भी सारे लोग एक दूसरे से अपने अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए थे, लेकिन किरण का साथ स्वार्थ से हटकर था। वह उसका जितना ख्याल रख रही थी उतना ख्याल आज तक उसका किसी ने भी नहीं रखा था। किरण के प्यार दुलार के कारण एक समय के लिए तो मोघ भी अपने असली मकसद को भूल गया था। रात काफी हो चुकी थी और किरण बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोघ सोना नहीं चाहता था। इसी दौरान कुमुदिनी वहां आई। उसे वहां देखकर किरण बोली, अरे वाह कुमुदिनी, तुम आ गई, बताओ कैसा रहा तुम्हारा? यह सुनकर कुमुदिनी बोली, शक्ति स्पर्धा हुई ही नहीं, क्योंकि मोघ गायब है। वो हमारे परिवार में से किसी एक के सपने में फंस चुका है। मैंने सभी को देख लिया, लेकिन वह लोग ठीक हैं। अब मैं यहां तुम्हें और हमारे बेटे को देखने आई हूं। यह सुनकर किरण को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन कुमुदिनी के चेहरे से पता चल रहा था कि सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब है, इसलिए उसने ज्यादा बहस भी नहीं की और कुमुदिनी को उसका काम करने दिया। जब कुमुदिनी ने किरण का ऊर्जा स्तर देखा तो वह बिल्कुल सामान्य था, लेकिन फिर जब वह अपने बेटे सुदर्शन को चेक करने लगी तो तभी उसे एक तेज झटका लगा और वह दीवार से जा टकराई। यह सब देखकर किरण हैरान रह गई। वह हैरानी से सुदर्शन की ओर देखने लगी। तभी कुमुदिनी बोली, मोघ, मेरा बेटा तेरी ऊर्जा ज्यादा समय तक संभाल नहीं पाएगा, इसलिए तू फौरन उसके शरीर से निकल जा। तब सुदर्शन के शरीर में मौजूद मोघ बोला, इरादा मेरा भी कुछ ऐसा था, लेकिन अब तुम्हें मेरी सब सच्चाई पता चल चुकी है, तो इसलिए मैं यहां से नहीं निकलने वाला। यह सुनकर कुमुदिनी बोली,
तुम बात को समझने की कोशिश करो मोग। तुम ज्यादा समय तक इसके शरीर में नहीं रह सकते। तुम्हें कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना। फिर भी तुम्हें हमारा सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम इसके शरीर से बाहर निकल जाते हो तो मैं समूह से बाहर चली जाऊंगी। तब मोग गुस्से में बोला, मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। यह शक्ति स्पर्धा अभी के अभी होकर ही रहेगी और मैं इसी शरीर में रहकर यह शक्ति स्पर्धा जीतूंगा। सब लोगों ने उसे काफी ज्यादा समझाया, लेकिन वह नहीं माना। यहां सुदर्शन के शरीर में रहने का इसका मकसद यह था कि कुमुदिनी उसके ऊपर हमला नहीं करेगी और वो उस पर हमला कर सकता है। कुछ समय बाद वह सारे लोग गांव से सटे उस जंगल में आ चुके थे। इस दौरान सुदर्शन हवा में तैर रहा था, जो कि काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसके शरीर के आसपास से नीली नीली चिंगारियां भी उठ रही थी। यह देखकर कुमुदिनी बोली, देखो मोग, मैं आखिरी बार कह रही हूं, मैं हार मानने को तैयार हूं। तुम प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। तब मोग बोला, बिल्कुल नहीं। एक बार तुमने मुझे शक्ति स्पर्धा के लिए चुनौती दे दी तो वह चुनौती अब पूरी करनी भी जरूरी है। आओ और लड़ो मुझसे। कुमुदिनी अपने बच्चों के ऊपर हाथ कैसे उठा सकती थी, इसलिए वह ऐसे ही खड़ी रही। अगले ही पल सुदर्शन के शरीर में मौजूद मोग ने अजीब से मंत्र बोलने शुरू कर दिए। यह सब देखकर वेयंत चिल्लाया, क्या कर रही हो कुमुदिनी? उस पर हमला करो वरना तुम हार जाओगी। यह सुनकर किरण चिल्लाई, नहीं कुमुदिनी, ऐसा मत करना। वो हमारे बेटे के भेष में नहीं बल्कि उसके शरीर में है। अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचा तो वह तो उसके शरीर से निकल जाएगा, लेकिन इससे हमारे सुदर्शन को काफी चोट आएगी। ये सब सुनकर वेदांत गुस्से में बोला, तुम यहां पर कुमुदिनी का मनोबल बढ़ाने के लिए आई हो या फिर उसे भटकाने के लिए? हमारे समूह के लिए मोग का हारना जरूरी है। यह सुनकर किरण गुस्से में बोली, भाड़ में जाए तुम्हारा समूह। अगर तुम लोगों को उससे इतनी ही समस्या है तो तुम सब मिलकर उसका सामना खुद से क्यों नहीं करते? ये कहां लिखा है कि जो समूह का मुखिया होगा वही हर मुसीबत से भिड़ेगा? तुम लोगों के इतनी शक्ति हासिल करने का भी क्या फायदा जब तुम लोग किसी मुसीबत से मिलकर नहीं भिड़ सकते? इन सब से वेदांत को काफी गुस्सा आया और उसने किरण के ऊपर हमला कर दिया। किरण एक इंसान थी और वेदांत ने उसके ऊपर वो वार किया जो कि उसने माया के ऊपर किया था। वह हमला इतना जोरदार था कि किरण कुमुदिनी और मोग के बीच में आ गई और इसी समय मोग का शक्तिशाली हमला किरण की ओर बढ़ रहा है। इस हमले से किरण इतनी ज्यादा अशक्त हो चुकी थी कि वह उठ भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था। यह सब देखकर मोग काफी ज्यादा घबरा गया और तेजी से आकर किरण को बचा लिया। सभी लोग यह सब देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गए थे, क्योंकि किसी ने यह नहीं सोचा था कि मोग, जो कि इतना ज्यादा स्वार्थी है, वह किसी इंसान की जान बचाने के लिए इतना रिस्क लेगा। वेदांत के उस जोरदार वार की वजह से किरण बेहोश हो चुकी थी। उसके शरीर पर काफी चोटें आई थीं, जिसे देखकर मोग को काफी ज्यादा गुस्सा आया और अब वो कुमुदिनी को छोड़कर वेदांत के ऊपर हमला करने लगा। यहां पर कुमुदिनी और किरण तो सुदर्शन के ऊपर हमला करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाकी सारे सुदर्शन के ऊपर हमला करने से पहले कुछ सोचते नहीं। लेकिन मोग के पास इस समय अपनी ऊर्जा के साथ साथ माया की ऊर्जा का भी अंश था, जिसकी वजह से उसने उन सभी को धराशाही कर दिया। इन सब के बाद सुदर्शन किरण के पास आया। उसने अपना नन्हा हाथ किरण के माथे पर रखा और फिर अजीब से मंत्र बोलने लगा। ऐसा होते ही किरण के घाव भरने लगे और फिर किरण को होश आ गया। होश में आते ही किरण ने अपने पास सुदर्शन और कुमुदिनी को देखा। सुदर्शन की आंखों में आंसू थे और वह बोला, माँ, आप ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी चोटें आईं। उसके बाद उसने कुमुदिनी की ओर देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं शक्ति पाने के लालच में इतना ज्यादा अंधा हो गया था कि सही गलत का कुछ भान ही ना रहा। लेकिन जब मैं इस बच्चे के शरीर में आया तब मुझे माँ का प्यार मिला, वह प्यार जो कि मैं हमेशा से पाने के लिए तरस रहा था, और आज वह प्यार पाकर मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ। मैं हार मानता हूँ कुमुदिनी, क्योंकि मैं ये गुरु का पद छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को और चोट पहुँचते नहीं देख सकता।
ये सुनकर कुमुदिनी बोली, मोघ, आपको गुरु का पद छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सच में काफी योग्य गुरु हैं। आप में सही गलत की काफी समझ है और एक सही गुरु में यही होना भी चाहिए। आपने जीतने के लिए सारी हदों को भी पार किया। अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं यह नहीं कर पाती, लेकिन समूह को किसी बड़ी शक्ति से बचाने के लिए यह जरूरी भी है। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप ही गुरु रहिए। मैं हार मानती हूं। अब इससे पहले कि मोघ कुछ बोलता, किरण बोली, समूह को आप जैसे मार्गदर्शक की ही जरूरत है मोघ, इसलिए आप ही समूह के मुखिया रहिए। वैसे भी कुमुदिनी का मुख्य लक्ष्य तो डायन बनकर सुदर्शन की रक्षा करना था। ये सुनकर मोघ बोला, जैसा आप कहें मां, लेकिन कुमुदिनी, तुम्हें समूह छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब से जो भी बात होगी वह तुम मुझे आराम से बता सकती हो। मैं उसे समझकर तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मां, आप मुझे सुला दो ताकि मैं इस बच्चे के शरीर से बाहर निकल पाऊं। इसके बाद किरण ने सुदर्शन को गोद में लिया और लोरी गाकर उसे सुलाया। उसके सोते ही मोघ उसके शरीर में से बाहर आ गया। उसने किरण के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और सभी लोगों के साथ वापस चला गया। अगले दिन किरण और कुमुदिनी भी वापस घर आ गए। मोघ अब समूह का मुखिया था ही। इसी के साथ ही वह इस ओर भी ध्यान दे रहा था कि किरण, जिसे कि वह अपनी मां मानता था, उसे कोई कुछ कहे ना। आशीष की शादी हो चुकी थी और अब वो अपनी घर गृहस्थी में रम चुका था। वहीं पूनम और कुसुम अब भी किसी अमीर घर के लड़के की तलाश में है। लेकिन पूनम के हाथों उस बच्चे की हत्या का जो पाप हुआ था, उसकी वजह से गांव के लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिसके कारण ये बात आसपास भी बुरी तरह से फैल चुकी थी, जिसकी वजह से अब पूनम की शादी के लिए रिश्ते आना भी बंद हो गए थे। इन सब की वजह से कुसुम और पूनम टोना टोटका करने लगे थे। कुमुदिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन किसी के भी जीवन में समस्या आना कभी खत्म नहीं हो सकती। यही कुमुदिनी के साथ भी हो सकता था। कुसुम पूनम अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और कुछ कह नहीं सकते कि वह आगे कुमुदिनी को नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं। वहीं वेदांत भी अब थोड़ा गुस्से में था, इसलिए कह नहीं सकते कि कब वह कुमुदिनी का भी दुश्मन बन जाए, और अगर ऐसा हुआ तो कुमुदिनी कैसे इन सब का सामना करेगी। साथियों, कुमुदिनी जब पहली बार इस ग्रुप में शामिल हुई थी तो उसे पता भी नहीं था कि उसकी लाइफ इतनी ज्यादा बदल जाएगी और न जाने कैसी कैसी प्रॉब्लम्स उसके सामने है। जब वो इस ग्रुप में शामिल हुई थी तो उसे लगा था कि उसकी जिंदगी बदल जाएगी और जो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं वह उन सबको अच्छे से जवाब दे पाएगी। लेकिन कहाँ उसने जो सोचा था वह तो हुआ ही। लेकिन डायन बन जाने के बाद उसके मुसीबतें कम होने के बजाय और बढ़ती ही जा रही हैं। और साथियों, ऐसा होता ही है जब एक बार किसी रास्ते पर चले जाते हैं, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तो फिर हमें और नई समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। हालांकि उसके सामने इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी वह डटकर इनका सामना करती है और पूरी स्टोरी से हमें यही पता चलता है कि कुमुदिनी की इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत है। उसके सामने कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ने देती और यही वजह है कि वह हर बार जीत जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको स्टोरी काफी अच्छी लग रही होगी, और वाकई में आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और मैं अपने सभी साथियों को यह भी बता दूं कि अगर आपने अब तक हमारी मेंबर्स वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो उनको भी जरूर सुन लीजिए, क्योंकि वहां आपको हॉरर की दुनिया के बारे में ही पता चलेगा। यहाँ तो आप केवल डायनों के बारे में जान रहे हैं, वहां पर आप यक्षिणी और कर्ण पिशाचिनी जैसी ताकतों के बारे में जानेंगे, जो हमारी इस दुनिया में हमारे बीच रहकर भी कैसे वह मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं और उनका असली लोक कहां पर है और किस वजह से वह धरती लोक पर भटकती है। यह सभी बातें आपको स्टोरी में जानने को मिलेंगे, तो देर ना कीजिए और मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और मैं समझता हूं कि वह इतनी छोटी रकम है कि आपसे आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। चलिए अब कुछ साथियों का धन्यवाद करते हैं। रंजीत प्रयागराज, ललित वर्मा आगरा, गायत्री कन्हर, सुनीता खरवार सूरत, कमलेश मुंबई, प्रियंका दिल्ली, सोनू सरकार यूपी, सुषमा ताहपा मगर,
पूनम धानक राजकोट। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी साथी ममता सहाय का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी पर।